Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to teach you how to attempt a question of Pakistan affairs in CSS. तो ये सवाल था polarized politics पे and I got 12 marks for it. My instructor was really strict. वो कहते थे कि मैं over confident ना हो जाऊँ तो वो मुझे ज़्यादा marks नहीं देते थे, but he said that I deserved better marks. In exam I will get it around 16 to 17 marks if I attempt the question in the same manner. तो स्टार्ट करते हैं. ये मेरा मॉक एग्ज़ाम है बेसिकली एंड आई विल बी commenting on the different things that you should take care of while attempting a question of Pakistan affairs. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. Let's read the introduction first. Polarized politics has marred the fate of Pakistan since its inception. However, recently an upsurge in this phenomena has been observed, which could become a serious threat to national integration and national security of Pakistan. Before the external actors or enemies take advantage of such imbalances within the polity, the course must be corrected so that democracy in its true form flourishes and Pakistanis reap the fruits from it. ठीक है जी. तो सवाल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान पे था, जो कि अक्सर आ जाता है या फिर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के नाम से आ जाता है. तो उस पे सवाल था, तो मैंने एक ब्रीफ सा उसका ओवरव्यू दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में. योर इंट्रोडक्शन शुड बी अ ब्रीफ समरी ऑफ वट एवर यू हैव टू डिस्कस इन योर बॉडी पैराग्राफ्स. ठीक है, तो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है अपने इंट्रोडक्शन में. एंड और स्टांस भी ले लिया कि अगर इस चीज़ को ठीक ना किया गया तो डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू सेंस फ्लरिश नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे. सो माय स्टांस इज़ आल्सो वेरी क्लियर इन बाय द एंड ऑफ माय इंट्रोडक्शन. अब आप नोटिस करें कि मेरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं है. स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं यूजुअली वो ये करते हैं कि दे राइट वेरी लेंदी इंट्रोडक्शंस. तो इंट्रोडक्शन को आपने ब्रीफ रखना है, कंसाइज रखना है एंड इट शुड बी मिनी समरी ऑफ वट एवर यू हैव टू राइट इन योर बॉडी पैराग्राफ्स. ठीक है जी, आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखा. पहली हेडिंग है ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Let's read what I have written. Before delving into a discussion of correcting the current state of affairs, it is important to trace out the history which has created the current problem. ठीक है जी, तो हम हिस्ट्री को अब ट्रेस आउट करेंगे. अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ. वो ये है कि आप लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर मेंशन करना होता है पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात में. ठीक है, यूजुअली करंट अफेयर्स में इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इतना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में कंपलसरी होता है. चाहे वो करंट अफेयर्स का सवाल हो, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में सवाल आया हो, आपने हिस्ट्री ज़रूर मेंशन करनी है. तो अब हम ट्रेस करेंगे रूट्स ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है डी जेनरेटेड पॉलिटिकल प्रोसेस. According to Ishrat Hussain in his book Governing the Ungovernable, the root cause of the failure of democracy is. अब फिर मैंने जो एक्सप्लेन करना था रूट कॉज, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया. वीक मुस्लिम लीग. ठीक है जी, मुस्लिम लीग वीक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फ्लरिश होने लग गई. ठीक है, एलिटिस्ट रूलर्स आए विद नो एम्पथी फॉर द मैसेस, जिनके अंदर कोई सिंपथी नहीं थी, एम्पथी थी मैसेस के लिए. ठीक है, एंड दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये फ़्लो चार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए. आप लोगों को ये इंक्लूड करने हैं अपने एग्ज़ाम में. इनको इंक्लूड करने से ये होता है कि एग्ज़ामिनर की अंडरस्टैंडिंग में के लिए आसानी पैदा कर देते हैं आप. देन लेट्स मूव ऑन. Hence, the lack of a robust political process weakened democracy and left room for other institutions to cover for flimsy governments.
ठीक है जी। तो सबसे पहली मेरी हेडिंग थी डीजेनरेटेड पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है जी। जिसमें मैंने मुस्लिम लीग की मिसाल दी एंड रेफरेंस दिया इशरत हुसैन का और उनकी किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ठीक है जी। Let's move on to the second heading that I mentioned over here, lack of democratic experience. According to Christopher Jeff Rallot, Pakistan at the Crossroads, the lack of democratic experience is the major reason that democracy could not take root in Pakistan, and this gave way to authoritarian rules in the country. ठीक है जी। तो लैक ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो कि क्रिस्टोफर ने अपनी किताब पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स में मेंशन भी किया हुआ है, उसका रेफरेंस दिया मैंने। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि मैं कोई भी बात करती हूँ तो प्रूफ के साथ बात करती हूँ, ठीक है, और रेफरेंस दे के बात करती हूँ। अगर मैं वही बात खुद से लिख दूँ तो उसका इतना वेट नहीं होगा, लेकिन सिंस आई एम गिविंग रेफरेंसेस विद एवरीथिंग दैट आई एम राइटिंग ओवर हेयर, तो उसकी वजह से मेरी बात का वज़न भी ज़्यादा होता है और एग्जामिनर इम्प्रेस भी होता है। सो दिस इज़ अनदर टिप फॉर यू कि आप लोगों ने रेफरेंसेस के साथ और प्रूफ के साथ बात करनी है। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, पाकिस्तान अ वॉरियर स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हेडिंग है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट further. As written in Pakistan Beyond the Crisis State, edited by Maliha Lodi, Pakistan since its inception had to deal with the Indian factor, as India thought that the partition is just temporary and it could be reversed. Hence, in such a situation, Pakistan had to strengthen its military in order to protect its sovereignty. ठीक है जी। तो मैंने फिर से एक रेफरेंस दिया और उस रेफरेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान एक वॉरियर स्टेट कैसे है। पाकिस्तान एक वॉरियर स्टेट इसलिए है बिकॉज ऑफ द इंडियन फैक्टर, और इंडिया हमेशा से ये चाहता था कि हमारी पार्टीशन जो है वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, जिस डर से पाकिस्तान को मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। फिर एक और फैक्टर आ जाता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान वॉरियर स्टेट कैसे है, और वो फैक्टर है द अफ़गान फैक्टर। Christopher in Pakistan at the Crossroads discussed how Afghanistan also posed a threat to Pakistan's existence by giving impetus to the Pashtunistan movement and claiming areas till the Indus River. ठीक है जी। तो फिर एक और रीज़न हमने बताया, रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग इन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या लिखा मैंने, इरेटिक साइकिल ऑफ डेमोक्रेटिक रूलर्स एंड पुअर गवर्नेंस। अब ये भी एक हिस्टोरिक रीज़न है जिसकी वजह से पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इवेंचुअली इमर्ज हुआ है पाकिस्तान में। The democratic rulers in the start were highly inefficient. Pakistan lost the father of the nation, Muhammad Ali Jinnah and Liaquat Ali Khan, in the initial years. In the next 7 years, 6 governments were changed, making a mockery of democracy. So, again, I have proved my point with a fact. ठीक है जी। मैं फैक्ट्स की बेसिस पे, रेफरेंस की बेसिस पे बात करती हूँ, ऐसे ही स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं करती जाती। ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद जो मिलिट्री कूज हुए उसको डिस्कस किया। देयर इज़ अ टाइपो हेयर, इसको इग्नोर करें। मिलिट्री कूज वर एक्सपीरियंस्ड 4 times in country's 72-year history, which never bodes well for democracy of a country. Definitely अगर मिलिट्री कूज होते रहेंगे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कैसे डेवलप होंगी एक कंट्री में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मलाइजेशन ऑफ मिलिट्री एंड सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है जी। द मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज फॉर्मलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन्ड, and the remaining political organizations remained highly disheveled. Moreover, as mentioned in Pakistan at the Crossroads, the military department was strengthened as they received aid for the war in Afghanistan. 1979 में जब वॉर हुई थी अफ़गानिस्तान में तो मिलिट्री को एड मिली थी, जिसकी वजह से भी मिलिट्री बहुत स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी वर सेंट टू पाकिस्तान मिलिट्री ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए।
तो ये भी पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स में लिखा है, उसका रेफरेंस दिया है। फिर आ जाती है बात राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म की। 9/11 and the subsequent rise of extremism in the country led to the transfer of resources for development to defense. अब ये कहाँ लिखा है? रज़ा रूमी ने लिखा है फ्रैक्शस पाथ में। So I hope you all are noticing the fact that whatever I say it on the basis of references of books and famous authors who write on such affairs. ठीक है जी। फिर पेरोकियल पॉलिटिक्स की बात की है। स्टीफन पी कोहन इन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान डिस्कस्ड हाउ पेरोकियल पॉलिटिक्स क्रिएटेड पोल्स इन द सोसाइटी as the political leaders used undemocratic means to pursue their interests. For example, PPP is the party of Sindh and PMLN mostly wins in Punjab. तो पेरोकियल पॉलिटिक्स किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, फिर मैंने वो एक्सप्लेन किया। फिर पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन को डिस्कस किया। एनाटोल लीवन इन Pakistan, a hard country, explained how politics of confrontation is marring the fate of politics in Pakistan. This is exactly what is happening currently. What are the consequences of such politics? Politics of confrontation के क्या consequences हैं वो मैंने इस तरह एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किए। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर। नो लॉन्ग टर्म डिसीजंस फॉर बेनिफिट ऑफ नेशन। जब पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन होती है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन तो आप ले ही नहीं सकते, बिकॉज एक पार्टी आती है, वो चली जाती है, एंड जब वो चली जाती है तो नेक्स्ट पार्टी उसको सपोर्ट ही नहीं करती। Then there is a lot of energy spent on politics rather than dealing with the issues of the country. ठीक है, इश्यूज़ को डील करने की बजाय पॉलिटिक्स पे ही सारी एनर्जी स्पेंड की जाती है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दीज आर द इश्यूज़ क्रिएटेड बाय पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। अब इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इन सब की वजह से ये हो रहा है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है वो बहुत ही उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, एंड डेमोक्रेसी का स्पिरिट डेवलप नहीं हो पा रहा। लेट्स डिस्कस व्हाट आई हैव रिटन। Stephen P. Cohen, in his book The Idea of Pakistan, talked about how the powers that be will determine the future of democracy in Pakistan. Military's importance in a warrior state cannot be denied. As per Dr. Hassan Askari Rizvi, Military and Politics in Pakistan, the importance of military is immense in Pakistan because Pakistan has arch enemies in neighboring areas. Hence, military will continue to have a strong hold on the polity of the country. ठीक है जी। तो सिंस इट्स अ वॉरियर स्टेट और बहुत ज़्यादा थ्रेट है नेबरिंग कंट्री से, तो डेफिनेटली मिलिट्री का जो मिलिट्री का की जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग है और उसको ज़्यादा डेवलप किया जाता है। फिर आ जाती है बात पाकिस्तान अ प्रिजनर ऑफ जोग्राफी। दिस इज़ द नेक्स्ट हेडिंग। It is not just the threat of military confrontation with India, but the water card that India plays on Pakistan. According to Tim Marshall in Prisoners of Geography, water flows in Pakistan at the behest of India. Hence, in such a difficult security scenario, the importance of military cannot be denied. ठीक है, फिर मैंने एक और पॉइंट दिया कि इट इज़ नॉट जस्ट द जो सिचुएशन है इंडिया से, जो थ्रेट्स हैं नॉर्मली, जो वॉर के थ्रेट्स हैं, उसके अलावा वाटर कार्ड भी इंडिया प्ले करता है। देन आई टेल देम दैट it is high time to stop politics of confrontation. The current democratic movement against the government and the politics of blame game needs to come to an end. And Parliament, the biggest tool of democracy, should be made use of. However, with the current politics of blame game underway, all this feels like a pipe dream. ठीक है जी। फिर रे ऑफ होप्स की बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है डेमोक्रेसी की। स्मूथ इलेक्टोरल ट्रांजिशन। द स्मूथ इलेक्टोरल ट्रांजिशन फॉर द पास्ट टू गवर्नमेंट्स बोड्स वेल फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, as the cure for poor democracy is more democracy. Let's look at the next point. Free media and social media.
As media got its freedom during General Pervez Musharraf's regime and proved to be a significant factor in bringing about democracy in the country, as Asma Shirazi said, in other countries, free media is born out of democracy, but in our country, democracy is born out of free media. Undoubtedly, the curbs on media have increased during the current government, but it's still largely free. Hence, this free media and especially social media augurs well for the fate of democracy in Pakistan. Eventually, I am showing a ray of hope to the examiner कि चीज़ें improve हो जाएंगी और हो सकती हैं. Then I move to the critical analysis and conclusion. This was my way of attempting a question कि मैं हमेशा critical analysis और conclusion साथ में लिख देती थी, इससे time बहुत बच जाता है. So let's read what I have written. With the parochial politics, civil military imbalance, politics of confrontation, and external actors involved in countries' politics, the polity seems to be highly polarized. However, democracy is not a button which could be pressed and it would come into being. It is a process and it will take time to take roots. According to Ishrat Hussain, गवर्निंग द अनगवर्नेबल का रेफरेंस दिया है द राइजिंग मिडिल क्लास मे ब्रिंग अबाउट अ क्लास ऑफ लीडर्स विच कुड पुट द हाउस इन ऑर्डर. ठीक है जी, तो मैंने अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया है. तो इस डिस्कशन से हम क्या सीख सकते हैं, जो मैंने आपको अपना मॉक एग्ज़ाम अभी दिखाया है, इससे क्या सीख सकते हैं. इससे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं. सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्ट्स. अगर आप टेबल्स बना सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैट्स के लिए, नॉट फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैट्स के लिए अगर आप टेबल्स बना सकते हैं तो वो भी बनाएं, पाई चार्ट्स बनाएं. ठीक है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करें. देन हेडिंग्स मैक्सिमम आपने लिखनी है. You should be very clear in what you are saying, and you have to give a lot of references in your answer so that you get a very high score. ठीक है जी. So this is all for today. Wait for the next video to get more tips. Thank you very much. Take care. Good luck.